And this session is about non-constitutional bodies or statutory bodies. Like if you look for Attorney General, CAG, UPSC, National Commission for SC, ST, OBC, Finance Commission, you get these bodies discussed, mentioned in the Constitution. अगर मैं यही बोलूँ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो भी अपने आप में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो उनकी यही तो डिमांड थी कि लोकपाल बनाया जाए, भारत में करप्शन बहुत है, शायद ये बॉडी बन जाने से करप्शन बहुत कम हो जाएगा। लोकपाल के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमको देख रहे हैं, ये न्यूज़ में क्यों था, कंट्रोवर्सी किया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि आपका बजट ही अगर 35-40 करोड़ का है साल का, उसमें से 5 करोड़ की आप गाड़ी मंगा लेंगे, तो ये 5 करोड़ अगर आपने इस ऑफिस को मॉडर्नाइज करने में लगाया होता, इतनी कंप्लेंट लोकपाल ने रिसीव करी, इतनी कंप्लेंट लोकपाल ने डिस्पोज करी, लोकपाल की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है। जब आपने इन पे फायरिंग करी, यू डिडंट इन्वेस्टिगेट, आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि जिन पे आप गोली चला रहे हो, क्या ये टेररिस्ट भी हैं। ह्यूमन राइट वायलेशन के जो केसेस हैं उनको एनएचआरसी इन्वेस्टिगेट करता है, मगर अगर वो ह्यूमन राइट वायलेशन का एलिगेशन आर्म्ड फोर्सेस पे लगा है। हेलो टू ऑल ऑफ यू, दिस इज आशीष कुमार फॉर द संभव सीरीज, the faculty for polity and governance, and today we are back with a new topic, another topic in this whole Sambhav series. One of the, you can say all the topics are very important, but these topics you have to consolidate. I mean, these are all sundry topics, छोटे topics hai, and then you collect them and you bring it for the class for this particular session. And this session is about non-constitutional bodies or statutory bodies. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल आप इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये है दोज बॉडीज विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, they are provided outside the constitution of India. When you open the constitution and when you look for these bodies, like if you look for Attorney General, CAG, UPSC, National Commission for SC, ST, OBC, Finance Commission, you get these bodies discussed, mentioned in the Constitution. But if you talk about some other bodies, you look for them in the Constitution, there is no mention of them. They are not constitutional bodies. They are not created by Constitution. Such bodies we call them as extra constitutional bodies, or simply you can say that non-constitutional bodies. Or a specific category is a statutory body. कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका मेंशन नहीं है, इसलिए हम उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर अगर आप उन्हें अलग अलग लॉज में ढूंढते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो किसी पार्लियामेंट के लॉ में दिखेगी। मतलब ये वो बॉडीज हैं जिन्हें पार्लियामेंट के स्टैट्यूट से बनाया गया। स्टैट्यूट का मतलब है पार्लियामेंट के लॉ से बनाया गया। So these bodies are thus called as statutory bodies. They are not constitutional bodies. They are created by the statute of the legislature. मतलब they are created by the law of the legislature. और आज हम जिन bodies की बात करेंगे, हम primarily central level bodies की बात करेंगे, मतलब the bodies which are created by parliament. तो ये law तो देखा जाए तो state legislature भी बनाता है, मगर हम किस laws की, हम किस body की बात करेंगे, उन bodies की बात करेंगे जिन्हें बनाया पार्लियामेंट के लॉ ने। So as I keep on saying every time that अगर मैं ऐसे देखूं तो इतनी सारी बॉडीज हैं जो पार्लियामेंट के अलग अलग लॉज ने बनाई हैं, और वो बहुत सारी बॉडीज ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, अगर मैं यही बोलूं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, वो भी अपने आप में एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ऐसे अगर मैं देखूं तो देयर विल बी अराउंड 25-30 बॉडीज। सारी अगर मैं बॉडी देखूं तो 25-30 बॉडी है। मैं कितनों को पढ़ूंगा, कहीं पे तो हमें रुकना पड़ेगा ना आके। अब देखिए ये जरूरी है, अगर आप कोई एग्जाम देते हैं, ये जानना जरूरी है कि मैं क्या पढ़ूं और क्या नहीं पढ़ूं। एक बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए। अगर कोई बॉडी, कोई पर्टिकुलर बॉडी न्यूज में थी या कंट्रोवर्सी में थी, तो एग्जाम में आने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि एग्जामिनर रैंडमली उसके मन आएगा कि चलो यार आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के ऊपर एक क्वेश्चन डालते हैं, मन हो रहा है। मन पे नहीं जाते हैं वो, जो न्यूज में है, जो कंट्रोवर्सी में है, जिसपे कोई नया लॉ पास हुआ है, उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। तो यही चीज अगर आप जान जाएंगे तो एग्जाम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये डिसीजन थोड़ा सा इजी हो जाता है हमको लेना। और यही चीज ध्यान में रख के मैंने भी इस क्लास को डिजाइन किया, ये सोच के कि ये चीजें न्यूज में थी तो एग्जाम में आने के चांसेस है कहीं ना कहीं। अब जिस बॉडी से मैं शुरू करने वाला हूं, द बॉडी विद विच आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास इज अनदर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बॉडी,
क्रिएशन ऑफ दैट बॉडी इवन लेड टू द चेंज ऑफ रेजीम इन इंडिया। उस बॉडी के डिमांड में, उस बॉडी के क्रिएशन के लिए भारत में इतना जबरदस्त मूवमेंट हुआ था कि कह सकते हैं कि उस सरकार को हिलाने में इस बॉडी का भी अपना एक बहुत बड़ा रोल था। जी हाँ, आपने सही गैस किया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकपाल। लोकपाल, द यू कैन से बॉडी क्रिएटेड टू फाइट करप्शन इन इंडिया। बाकी करप्शन कितना फाइट हो पाया है और हो पाएगा ये टाइम बताएगा, क्योंकि लोकपाल इज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि इसको पार्लियामेंट के लॉ से बनाया गया। पार्लियामेंट के लॉ की डिमांड तो करी गई थी जब अन्ना मूवमेंट या इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला था, तो उनकी यही तो डिमांड थी कि लोकपाल बनाया जाए। भारत में करप्शन बहुत है, शायद ये बॉडी बन जाने से करप्शन बहुत कम हो जाएगा। करप्शन कितना कम हुआ है ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है। फिलहाल लोकपाल के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमको देख रहे, ये न्यूज में क्यों होता, कंट्रोवर्सी किया, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब हाल ही में अगर आप न्यूज पढ़ते हैं, अगर आपका पूरा एक करंट अफेयर्स के ऊपर अच्छा कंट्रोल है, तो आपको पता होगा लोकपाल ने अपने ऑफिस के लिए, अपने मेंबर्स के लिए 7 हाई एंड लग्जरी कॉस्टली BMW कार्स ऑर्डर करी थी। उनके मेंबर्स के लिए उन्होंने 7 BMW कार ऑर्डर करी थी और हर एक BMW 80 लाख के करीब उसकी कीमत पड़ती थी। साथ में अलग जो खर्चे हैं ड्राइवर के एंड अलग उसमें जो लग्जरीज जो एडिशन आप करेंगे वो अलग, मोटा मोटा 5 करोड़ रुपए का खर्चा था। अब सवाल ये उठता है कि आपका बजट ही अगर 35-40 करोड़ का है साल का, उसमें से 5 करोड़ की आप गाड़ी मंगा लेंगे, तो ये 5 करोड़ अगर आपने इस ऑफिस को मॉडर्नाइज करने में लगाया होता ताकि जनता को कुछ फायदा मिलता, तो इस खर्चे को जस्टिफाई किया जा सकता था, मगर ये खर्चे पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई। खैर, दिस डेमोक्रेसी इज देयर where people can speak their mind, they can speak about what they feel is not that good। ये कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था। साथ में इन्होंने मई 2025 में लोकपाल ने सेबी की जो चीफ है, फॉर्मर चीफ माधवी बुच को, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इनका नाम आया था, तो माधवी बुच को इनके खिलाफ करप्शन और रॉन्ग डूइंग का एलिगेशन लगा। अब वो करप्शन और रॉन्ग डूइंग का एलिगेशन लोकपाल ने इंक्वायरी करी और लोकपाल को लगा कि इसके बेसिस पे माधवी बुच, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे माधवी बुच के खिलाफ कोई इंक्वायरी शुरू करना भी गलत है, तो उन्होंने किसी तरह की इंक्वायरी शुरू नहीं करी और माधवी जी को क्लीन चिट दे दिया। इसके ऊपर भी काफी उस टाइम कंट्रोवर्सी हुई थी। अब एग्जामिनर ये कंट्रोवर्सी नहीं पूछने वाला है आपसे, एग्जामिनर कहीं ना कहीं ये थोड़ा ना पूछने वाला है कि कौन सी गाड़ी लोकपाल ने ऑर्डर की थी। ये चीजें मेंस में आ सकती हैं कि लोकपाल अपना जो पर्पस है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया था, उसे कितना वो अचीव कर पा रहा है, कितनी कंप्लेंट लोकपाल ने रिसीव करी, कितनी कंप्लेंट लोकपाल ने डिस्पोज करी, लोकपाल की वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करने का टाइम क्या है। ये सारे पैरामीटर लेके आप मेंस के लिए जा सकते हैं। प्री के अंदर वो प्राइमरीली आपसे इसकी मेंबरशिप, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई सी बॉडी पे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन घुमा फिरा के उनके 2-4 ही होते हैं। या तो वो आपसे उसके मेंबरशिप के बारे में कोई फैक्ट पूछ लेगा, या फिर उसका ओरिजिन पूछ लेगा कि भाई ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, उसका सोर्स क्या है, या फिर उससे रिलेटेड कोई उसका फंक्शन या उसके पावर के बारे में बात करेगा। ठीक है ना। मेंबरशिप के भाई कितने मेंबर होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, हाउ दे आर अपॉइंटेड, हाउ दे आर रिमूव्ड, तो इस तरह के सवाल वो आपसे पूछ सकता है। तो वी विल कीप इन माइंड दीज थिंग्स व्हाइल वी डिस्कस दिस पर्टिकुलर बॉडी। अब लोकपाल है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि लोकपाल का जो ऑफिस है इसे 2013 के लॉ से बनाया गया था। जैसे मैंने बोला एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस वाज क्रिएटेड अंडर, लोकपाल इन इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर और थ्रू द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो इस लॉ के तहत, पार्लियामेंट के लॉ के तहत इस ऑफिस को क्रिएट किया गया 2013 के लॉ के तहत। और जो पहले आपको जो फर्स्ट लोकपाल मिले वो करीब 6 साल के बाद मिले थे। तो लॉ तो बहुत जल्दी पास हो गया, मगर आपने अपॉइंटमेंट ही नहीं किया किसी का। तो पिनाकी घोष
ही वॉज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, जिन्होंने पहला लोकपाल का ऑफिस को चेयर किया था। जो चेयरपर्सन थे वो थे पिनाकी घोष। काफी टाइम बाद, मतलब लगभग 6 साल हो गए थे उनको, तब जाके वो अपने ऑफिस को उन्होंने संभाला। अभी जो फिलहाल लोकपाल है, इस जो करंट लोकपाल है, जस्टिस खानविलकर। अब देखिए कि इसकी मेंबरशिप की अगर मैं बात करूं कि लेट्स स्टार्ट विद द मेंबरशिप ऑफ लोकपाल, इसका फिर पर्पस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। लोकपाल एक पूरा ऑफिस है, एंड हियर यू हैव गॉट अंडर द लोकपाल एक्ट, ये सारे डिटेल लोकपाल एक्ट में दिए हुए। यहां पर आपको एक मिलते हैं एक चेयरमैन, यू विल हैव अ चेयरमैन प्लस 8 मेंबर्स। एक चेयरमैन होंगे, साथ में 8 मेंबर होंगे। इन 8 मेंबर में से अमंग दीज 8 मेंबर्स मिनिमम 50% members have to be from judicial members, मतलब दे हैव अ कनेक्शन विद द वर्किंग ऑफ इंडियन जुडिशरी। तो 8 मेंबर है, तो कम से कम 4 मेंबर जुडिशियल मेंबर्स होंगे। अभी बताऊंगा आपको जुडिशियल मेंबर वगैरह क्या होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं वो नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, मतलब वो जरूरी नहीं है कि वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम से ही जुड़े हो, उनका कोई और बैकग्राउंड भी हो सकता है। और जो टोटल मेंबर है उनमें से मिनिमम 50% जो मेंबर है, मिनिमम 50% ऑफ ऑल द मेंबर्स, दे मस्ट कम फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, जैसे एससी, मतलब टोटल 8 मेंबर है, उनमें से 50% जुडिशियल मेंबर होंगे, और जो टोटल 8 मेंबर का 50% है, मतलब कम से कम इसके अंदर 4 मेंबर वो एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। द मिनिमम 50% मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर का 50% जो है मिनिमम, वो एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, माइनॉरिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसी ग्रुप से आप 50% मेंबर्स को लेंगे। तो ये एक जर्नल मैंने आपको इसकी कंपोजिशन बताई। अब यहाँ पर ये याद रखिएगा कि इन लोगों को अपॉइंट कौन करता है, हु विल अपॉइंट दीज मेंबर्स ऑफ लोकपाल। भाई जो चेयरमैन है, इन्हीं को हम लोकपाल बोल रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि ऑफिस का नाम भी लोकपाल ही है, इफेक्टिवली तो ये सारे लोकपाल के मेंबर हैं, ठीक है ना। पूरे ऑफिस को हम लोकपाल कहते हैं, बट जैसे मैंने अभी बोला कि पहले लोकपाल थे पिनाकी घोष और अभी जस्टिस खानविलकर है, तो हम चेयरमैन को भी लोकपाल बोलते हैं, हालांकि ये पूरा दफ्तर लोकपाल है, ठीक है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंडीशन यहां लगी है कि कोई भी अगर मेंबर है, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ लोकपाल, तो यहां पर नॉर्मली अपर एज लिमिट तो होती है मेंबरशिप के अंदर। नॉर्मली आई गॉट अपर एज लिमिट कि भाई अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो यू कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द बॉडी इफ योर एज इज मोर देन अ पर्टिकुलर लिमिट। तो अपर कैप तो होती है, या मिनिमम कैप भी है। द मेंबर ऑफ द लोकपाल, द मिनिमम एज टू बी द मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन इज 45 ईयर्स। 45 ईयर्स मिनिमम एज है। अगर 45 से कम है आपकी एज, तो आप लोकपाल के मेंबर नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लोकपाल इफ योर एज इज लेस देन 45। अब सवाल ये आता है कि आपको अपॉइंट कौन करेगा। भाई देखिए, ये आपके हैं चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, साथ में ये मेंबर्स हैं एक्स मेंबर्स, जिसमें जुडिशियल मेंबर भी हैं और नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग भी हैं। 8 मेंबर में से कम 50% जो है वो मिनिमम 50% मेंबर हैज, दे हैव टू बी फ्रॉम द जुडिशरी बैकग्राउंड, जुडिशियल बैकग्राउंड, और जो बचे हुए हैं दे हैव टू बी फ्रॉम द नॉन जुडिशियल बैकग्राउंड बट अ स्पेसिफिक फील्ड।
अभी इनको अपॉइंट कौन करेगा? हु विल अपॉइंट दीज मेंबर्स? हु विल अपॉइंट? ऑल ऑफ देम विल बी अपॉइंटेड बाय, बहुत इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है, दे विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी आपके चेयरमैन साहब हो या सारे मेंबर जितने भी हो, इनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मगर सवाल ये है कि प्रेसिडेंट तो बैठ के डिसाइड नहीं करेंगे कि मेंबर कौन बनेगा। भाई पूरी एक टीम होगी जो ये आइडेंटिफाई करेगी कि हम इनको चेयरपर्सन बना सकते हैं और इसको मेंबर बना सकते हैं, जो भी उनके नजर में होगा। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी, देयर इज अ पूरा का पूरा सिलेक्शन कमिटी, एंड दैट सिलेक्शन कमिटी will identify the chairperson or the members of लोकपाल। और ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि सर यू कैन अपॉइंट सो एंड सो पर्सन एज अ चेयरपर्सन और यू कैन अपॉइंट सो एंड सो पर्सन एज अ मेंबर। ठीक है, अब सवाल ये है कि इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा कौन बनेगा? सिलेक्शन कमेटी लोकपाल का हिस्सा कौन बनेगा? सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर इस सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। लोकपाल के चेयरमैन नहीं बोल रहा हूं मैं, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बोल रहा हूं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। सेकेंडली यू हैव गॉट योर लोकसभा स्पीकर, यहां पर जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर है। तीसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, वो भी इस कमेटी के मेंबर है जो आइडेंटिफाई करेगी मेंबर्स को। साथ में जो चौथे मेंबर है सिलेक्शन कमेटी के, द फोर्थ मेंबर इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। साथ में कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एक ऐसा आदमी जिसको लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की काफी डीप नॉलेज है। तो फिफ्थ इज द एन एमिनेंट जूरिस्ट, एमिनेंट जूरिस्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब एमिनेंट जूरिस्ट कौन होगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। सो बेसिकली दिस इज द स्क्रीनिंग कमिटी, सॉरी सिलेक्शन कमिटी। आप इसको याद भी कर सकते हैं, वो आपसे ये सवाल पूछ भी सकता है कि हु ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्टिंग द लोकपाल और द मेंबर्स ऑफ लोकपाल। फिर उसके बाद ही जिसका भी नाम लेते हैं प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ता है, उनके पास यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि एक बार आपने किसी को चेयरमैन बना दिया या मेंबर बना दिया तो वो कितने सालों के लिए ऑफिस होल्ड करता है? ये तो मैंने बता दिया आपको कि दिस फेलो इज द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बट ये कितने सालों के लिए, फॉर हाउ मेनी, व्हाट टाइम पीरियड दे विल होल्ड द ऑफिस? तो इनका जो टेन्योर है ऑफिस के अंदर, द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन और द मेंबर इज 5 years इन ऑफिस और 70 years ऑफ एज। आप अगर इस ऑफिस में पिछले 5 साल से हैं या आपकी एज 70 साल की है, जो भी पहले हो जाएगा, जो भी पहले कंप्लीट हो जाएगा, उतने टाइम पीरियड तक आप इसके मेंबर रह सकते हैं, चेयरमैन रह सकते हैं। तो दिस इज द टेन्योर फॉर विच यू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकपाल और द लोकपाल चेयरपर्सन हिमसेल्फ। दिस इज द एज लिमिट। मिनिमम एज 45 है, मैक्सिमम एज है 70। ठीक है, मिनिमम एज नॉर्मली होती नहीं है, इस केस के अंदर है। अब सवाल ये आता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? आई मीन सिलेक्शन कमेटी ऐसे थोड़े ना रैंडमली किसी को भी बना देगी, चलो भाई तुम्हें हम तुम लगते हो लोकपाल जैसे, तुम बन जाओ। कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो लोकपाल एक्ट में ही इस क्वालिफिकेशन का जिक्र है। द क्वालिफिकेशंस विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर somebody टू बिकम द chairperson ऑफ द लोकपाल ऑफिस। तो सर लोकपाल ऑफिस में चेयरपर्सन बनने के लिए प्राइमरीली 2 क्वालिफिकेशन है। या तो आप यू आर अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। अब ये तो सीधा सीधा जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग आ गए यहाँ पे, चेयरमैन बना दिया आपने। अभी
कोई भी फॉर्मर सीजीआई को आप क्या बना सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। और अगर सीजीआई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जज को भी लोकपाल बना सकते हैं, मतलब चेयरमैन बना सकते हैं। यहां पर इन्होंने एक और चीज ऐड कर दी है कि अगर जुडिशियल बैकग्राउंड का आदमी नहीं भी है तो यू कैन मेक एन एमिनेंट पर्सनैलिटी, एन एमिनेंट पर्सनैलिटी को मशहूर आदमी विद अ बैकग्राउंड इन विजिलेंस लॉ। मतलब आप बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो, आपका जो ट्रेनिंग है, आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है वो विजिलेंस के फील्ड में है, लॉ के फील्ड में है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए थे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आप जुड़े थे। मतलब कोई बहुत फेमस सिविल सर्वेंट है, बहुत ही कोई फेमस सिविल सर्वेंट है। बहुत फेमस का मतलब फेमस वो नहीं जो यूट्यूब पे फेमस है, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फेमस होना और एक्चुअली में फेमस होना ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। यू मे बी अ सिविल सर्वेंट हु इज जस्ट आई मीन अट्रैक्टिंग अटेंशन, काम आप नहीं कर रहे मगर अटेंशन पूरी है, पूरी देश आपको जानता है, मगर काम आप कितना करते हैं ये सब जानते हैं। तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो यूट्यूब पे पॉपुलर है या जो इंस्टाग्राम पे पॉपुलर है, मैं उन सिविल सर्वेंट की बात कर रहा हूं जो एक्चुअली में काम करके उन्होंने ग्राउंड पे कोई इंपैक्ट क्रिएट करा है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस की उनको नॉलेज है, या फिर लॉ की उनको नॉलेज है, या विजिलेंस डिपार्टमेंट में उन्होंने काफी काम किया था, या फिर एंटी करप्शन के फील्ड में उनको काफी नॉलेज है। कोई आईपीएस ऑफिसर था और उन्होंने कोई ऐसी पोजीशन होल्ड की थी जहां पे उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया मतलब नॉट एज अ ऑफिसर, बट उन्हें करप्शन अपने आप में एक विंग है, तो एंटी करप्शन विंग के अंदर उन्होंने काफी टाइम गुजारा है, या वो विजिलेंस कमीशन के मेंबर थे कभी। तो दीज आर द ब्रॉड एरियाज, विजिलेंस, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी करप्शन। अगर आपको इस एरिया में एक्सपर्टीज है, पूरा मतलब एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड आपका यहाँ से, देयर ऑल्सो यू कैन बी मेड अ चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। यहां पर भी आपको लोकपाल का चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। अब ये तो हो गई बात चेयरपर्सन की। सवाल ये कि अगर आपको चेयरपर्सन नहीं बनाना है, आपको मेंबर बनाना है, यू हैव टू बी द मेंबर ऑफ लोकपाल। आप चेयरपर्सन नहीं है, आप लोकपाल के मेंबर है। जैसे 8 मेंबर थे, अब उन 8 मेंबर्स में से मिनिमम 50% जो है वो जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं, मतलब जुडिशियल सिस्टम से वो जुड़े हुए थे, जज थे या फिर जुडिशियल मेंबर्स। किस तरह के लोगों को लोकपाल के अंदर मेंबर बनाया जा सकता है विद द बैकग्राउंड ऑफ जुडिशरी? यहां पर बहुत सिंपल्स है कि यू मस्ट बी अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। यही चीज मैंने चेयरपर्सन में भी लिखी थी, सेम थिंग वाज फॉर चेयरपर्सन, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां पर फॉर्मर सीजीआई था और यहां पर है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट। किसी हाई कोर्ट के आप चीफ जस्टिस थे, पटना हाई कोर्ट के थे या बॉम्बे हाई कोर्ट के थे या किसी और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो आपको मेंबर बनाया जा सकता है लोकपाल का। कौन सा मेंबर? जुडिशियल मेंबर। या फिर आप चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नहीं थे, आप सुप्रीम कोर्ट में जज ही थे, तो भी आपको मेंबर यहां पर बनाया जा सकता है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं नॉन जुडिशियल मेंबर्स की, भाई आधे तो जुडिशियल मेंबर होंगे 8 में से, बट जो नॉन जुडिशियल मेंबर है वो क्या बैकग्राउंड होना चाहिए उनका? द नॉन जुडिशियल मेंबर्स, नॉन जुडिशियल मेंबर्स के अंदर आपके पास मिनिमम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर। यू मस्ट हैव मिनिमम 25 years of experience, and that makes you an eminent person in the field of law, in the field of पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आप जिस भी फील्ड में है वहां पर आप एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, मतलब एक मशहूर आदमी है, आपकी बड़ी इज्जत है,
योर एमिनेंट पर्सनैलिटी विद मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट वो एक्सपीरियंस किस फील्ड में होगा? वो लॉ के फील्ड में भी हो सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में भी हो सकता है, विजिलेंस के फील्ड में भी हो सकता है, एंटी करप्शन के फील्ड में भी हो सकता है। बट एक्सपीरियंस का यहां पर एक बेंचमार्क है, वो जो बेंचमार्क है वो है 25 ईयर्स। सो डू कीप इन माइंड दिस 25 ईयर्स। These are the broad areas from which you can be picked up to be the member of लोकपाल। नॉन जुडिशियल की बात चल रही है, नॉट जुडिशियल मेंबर्स। देखिए सर, मेजरली काम क्या है, काफी लोगों को ऐसा फील होता है कि काफी लोगों को ऐसा लगता है कि लोकपाल का मतलब है एक कोर्ट, जबकि ऐसे है नहीं। लोकपाल इज नॉट अ कोर्ट, नॉर लोकपाल विल गिव यू जस्टिस। लोकपाल इज सिंपली एन ऑफिस टू फाइट करप्शन। देखा जाए तो लोकपाल एक ऑफिस है, जैसे बहुत सारे दूसरे ऑफिस भी हैं जो करप्शन से लड़ते हैं, बट वो आपको न्याय नहीं देगा बैठे बैठे, वो खुद जजमेंट नहीं दे देगा किसी पर्टिकुलर केस के अंदर। इनका काम क्या है, आपने किसी सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटी, मतलब यूनियन लेवल की जो पब्लिक अथॉरिटी है, उनके खिलाफ कोई करप्शन का एलिगेशन लगाया। जैसे माधवी बुच सेबी की चीफ थी, सेबी तो नेशनल लेवल बॉडी है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है, नेशनल लेवल बॉडी है, तो वो पब्लिक फंक्शनरी की डेफिनेशन में आ सकती है। उनके खिलाफ एलिगेशन है तो आप उसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो इनका काम है कि अगर कोई करप्शन की कंप्लेंट आती है तो उस कंप्लेंट को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई ये जो कंप्लेंट आई है सही तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जो एलिगेशन लगा रहे हैं सही लगा रहा है, ऐसा तो नहीं कि माधवी बुच ने एक्चुअली कुछ करप्ट काम प्रैक्टिस करी हो, या कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है उसने करप्शन वो में इन्वॉल्व है, उसकी कंप्लेंट आई है। तो आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा सकते हैं उन एलिगेशन के कंटेक्स्ट में, और इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट आएगी, आपके पास खुद के पास एक इन्वेस्टिगेटिव विंग है। लोकपाल चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या किसी सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, जैसे सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, एनआईए से इन्वेस्टिगेशन, जो भी, मतलब कोई भी सेंट्रल एजेंसी है उसके थ्रू, ईडी के थ्रू लोकपाल इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, खुद भी कर सकता है। वो अलग बात है कि किससे करवाएगा। मेन चीज है कि वो एलिगेशन को प्रोब करते हैं, और प्रोब के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ एलिगेशन सही था, तो वो अपनी एक रिपोर्ट बना के देते हैं कि भाई इस आदमी के खिलाफ हम रेकमेंड करते हैं कि ये पनिशमेंट दी जाए या इनके खिलाफ ये केस चलाया जाए। केस चलेगा स्पेशल कोर्ट में, मगर रेकमेंड कौन करेगा? रेकमेंड करेंगे लोकपाल। तो इनके दो ही मेजर काम है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एलिगेशन एंड देन रेकमेंडिंग द सुटेबल एक्शन, कि भाई क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी में इनको आइडिया लग गया कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, फिर कोर्ट को कहते हैं सर हमने ये सारा डेटा कलेक्ट किया, ये गलत आदमी है, करप्ट आदमी है, इसके खिलाफ एलिगेशन, इसके खिलाफ आप केस चालू करिए। कोई बैंक मैनेजर था फॉर एग्जाम्पल, इसके खिलाफ कई बार ऐसा हुआ कि केस बना दिया है और पता चला कि वो केस सही भी था, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर कोर्ट में केस चला। अब बताने वाली बात यह है कि इन पब्लिक सर्वेंट में कौन आता है, इनके खिलाफ ये करप्शन के केसेस को प्रूव कर सकते हैं। देखिए, लोकपाल कैन प्रूव द करप्शन केसेस, they can carry out investigation or probe against the public authority at the central level, और उस पब्लिक अथॉरिटी में आपके प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ जाते हैं। सोचिए, पीएम के अगेंस्ट भी ये चाहे तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, मगर पीएम के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे बहुत ही लिमिटेड एरियाज में कर सकते हैं। काफी एरियाज ऐसे हैं जिसमें ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा अभी आपको। या फिर मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, किसी मिनिस्टर के खिलाफ कंप्लेंट आ गई है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, सेंट्रल लेवल के लोग हैं ना ये, तो ये है यूनियन मिनिस्टर्स, या फिर सेंट्रल लेवल पार्लियामेंटेरियन, किसी एमपी के खिलाफ करप्शन की कंप्लेंट है, तो सेंट्रल लेवल ऑफिसर हुआ एमपी, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करा सकते हैं। या फिर कोई भी पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो ग्रुप ए ऑफिसर हो, ग्रुप बी ऑफिसर हो, ग्रुप सी या ग्रुप डी, मतलब सीनियर मोस्ट सर्विसेज का मेंबर हो या जूनियर सर्विसेज का मेंबर हो, सबके खिलाफ कंप्लेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन पे प्रोब करा के रेकमेंड कर सकते हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। बट एक बात याद रखिएगा कि
प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कंप्लेंट कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है तो उसको ये डील नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए एलिगेशन लगा करप्शन का, कि भाई पर्टिकुलर सामान खरीदा था मिलिट्री का और उसमें पैसे खा लिए, करप्शन हो गया, मगर वो मिलिट्री का सामान था, इसीलिए वहां आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे लिखा भी है कि अगर कंप्लेंट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से जुड़ी है, मतलब उस इशू का लेना देना भारत की सिक्योरिटी के साथ था, आपने प्लेन खरीदे तो भारत की सिक्योरिटी के साथ उसका रिलेशन हो गया। अब आप जाके लोकपाल में ये नहीं कह सकते सर ये जो प्लेन खरीदे थे कितने में खरीदे थे, हमें लगता है उसमें करप्शन हुई है। लोकपाल में आप ये कंप्लेंट नहीं कर सकते पीएम के खिलाफ, क्योंकि ये मुद्दा इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा है या इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा है या फिर ये पब्लिक ऑर्डर से जुड़ा है। मतलब जो गृह शांति बनाई है, कोई भी ऐसा मुद्दा था जो पब्लिक ऑर्डर के साथ जुड़ा है, उसको भी आप इन्वेस्टिगेट नहीं करा सकते। या एटॉमिक एनर्जी या स्पेस की बात आती है, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस से जुड़े मामलों में भी अगर कोई करप्शन का एलिगेशन है पीएम के अगेंस्ट, तो ये लोकपाल इनको हैंडल नहीं कर सकता। लोकपाल कैनॉट हैंडल द केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर इफ दैट मैटर रिलेट्स टू एनी ऑफ दीज एरियाज। हाँ, अगर किसी और के खिलाफ कंप्लेंट है वहां पे लोकपाल ये काम कर सकता है। याद रखिएगा कि लोकपाल के पास पावर है सिविल कोर्ट की, मतलब अगर वो चाहे तो किसी को भी समन कर सकता है, बुला सकता है कि भाई आओ और हमारे सामने एविडेंस दो, हमारे सामने विटनेस दो, तब आप मना नहीं कर सकते, समन जाएगा आपको आना पड़ेगा। या वो किसी दूसरे कोर्ट से कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहता है, कोई रिकॉर्ड चाहिए, वो उसको दिया जाएगा, क्योंकि लोकपाल हैज अ पावर ऑफ सिविल कोर्ट। तो जो पावर सिविल कोर्ट के हाथ में है किसी को समन करने की या कोई डॉक्यूमेंट मांगने की, वो पावर यहाँ पे लोकपाल को भी दी गई है, वरना वो काम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे अगर कंप्लेंट मान लो उनके खुद के कर्मचारियों के खिलाफ है, मान लेट्स से जस्टिस खानविलकर इज अ लोकपाल एंड द कंप्लेंट इज अगेंस्ट जस्टिस खानविलकर और द कंप्लेंट इज अगेंस्ट समबडी हु इज अ मेंबर ऑफ लोकपाल, तो वो लोकपाल उसको एड्रेस नहीं कर सकते। मतलब लोकपाल कैन नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस अगेंस्ट इट्स ओन मेंबर्स, अपने ही मेंबर्स के खिलाफ वो कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं कर सकते, ये अलाउड भी नहीं है। ना ही वो आर्म्ड फोर्सेस के, मान लो करप्शन का एलिगेशन लगा किसी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ, उसको भी लोकपाल एड्रेस नहीं करेगा। तो लोकपाल कैन नॉट डील विद द एलिगेशंस ऑफ करप्शन with respect to आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं वो भी नहीं आप हैंडल कर सकते। और मजेदार बात यह कि वो अपने आप भी किसी केस को शुरू नहीं कर सकता। लोकपाल कैन नॉट सुओ मोटू टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ केस। मतलब कोई कंप्लेंट करेगा तो आप ले सकते हैं। अगर कोई कंप्लेंट करेगा, इफ समबडी कंप्लेन्स दैट कि भाई सो एंड सो बैंक मैनेजर इज करप्ट, सो एंड सो ऑफिसर इज करप्ट, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, को आप कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। बट ऑन योर ओन यू कैन नॉट डील विद द केस, यू कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। ये पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास तो है, इनके पास ऐसी पावर नहीं है। सच पावर डजंट एग्जिस्ट विद लोकपाल। एक बात मैं आपको बताना चाहता था कि अगर ये थोड़ा सा मुझसे पहले मिस हुआ कि अगर हम बात करें चेयरपर्सन की, तो चेयरपर्सन को जो सैलरी मिलेगी और जो उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस होगी, चेयरपर्सन लोकपाल की जो सैलरी है और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है,
वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर है। उनकी जो सैलरी होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी के बराबर होगी, और जो प्रोटेक्शन, जो कंडीशन ऑफ सर्विस सीजीआई को मिलती है वही लोकपाल को भी मिलेगी। अब यही अगर मैं मेंबर्स की बात करूं तो बाकी मेंबर्स को जो सैलरी मिलती है और जो उनको सर्विस कंडीशन है वो मिलेगी सैलरी एंड द सर्विस कंडीशन इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। लोकपाल चाहे तो सीबीआई को भी डायरेक्ट कर सकता है कि प्लीज आप जाइए और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। लोकपाल कैन इवन डायरेक्ट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे आप ये समझिए इस बात को कि अपॉइंटमेंट तो आपकी हुई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया, क्योंकि आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको टेन्योर भी दे दिया, 5 साल ऑफिस में रहो या 70 साल की उम्र, जो भी पहले आ जाएगा वो छोड़ना पड़ेगा आपको। सवाल यह कि आपको हटाया जा सकता है क्या? क्या आप लोकपाल के मेंबर्स को इंक्लूडिंग चेयरपर्सन उनको हटा सकते हैं? रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकपाल इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। यहां पे देखिएगा कि ये तो बहुत अंडरस्टूड सी बात है कि आपको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू विल बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये तो बहुत नेचुरल सी चीज थी, जिसने अपॉइंट किया वो हटाएगा आपको। मगर यहां पे एक थोड़ा सा प्रोसेस समझने वाली बात है कि आपको क्यों हटाया जा रहा है। आप लोकपाल के मेंबर है, व्हाई यू आर बीइंग रिमूव्ड? यू आर बीइंग रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। ये याद रखिएगा, यू आर रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर बाय द प्रेसिडेंट। मगर यहां पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। प्रोसेस अलग क्या है? मतलब प्रोसेस ये है सर कि ऐसा भी हो सकता है कि पीपल आर नॉट हैप्पी विद द लोकपाल। उनको लगता है कि भाई काम कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, BMW मंगा रहे हैं, मर्सिडीज मंगा रहे हैं, मगर उस लेवल का काम डिलीवरी नहीं है, तो वो अपने एमपीज को जाके शिकायत करेंगे। एमपीज उनको हटाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सो सपोज मिनिमम 100 एमपी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन देंगे कि सर लोकपाल को हटाना है, हिज बिहेवियर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मिसबिहेवियर। उन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसको मिसबिहेवियर मान सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को आपने पिटीशन दी, प्रेसिडेंट इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करेंगे। प्रेसिडेंट विल फॉरवर्ड दिस पिटीशन टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि सर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए कंप्लेंट आई के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन। और अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाती है, मानती है कि हाँ एलिगेशन सही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर देगी कि सर इस मेंबर या इस चेयरमैन को हटा दो। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद रेकमेंड करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव द मेंबर और रिमूव द चेयरपर्सन जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट आई थी, और फिर प्रेसिडेंट जो है उनको हटा देंगे। ठीक है। अब यही लोकपाल एक्ट में एक प्रोविजन और ऐड किया उन्होंने, वो ये कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, मिसबिहेवियर तो नहीं दिखाया आपने, मगर आपका जो मेंटल फैकल्टीज है वो वीक हो गई है। मतलब आपकी मेमोरी आप मेमोरी लॉस हो गया आपको, या आप कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे आप अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, और अनसाउंड माइंड। इन ग्राउंड्स पर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको हटा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इंक्वायरी के बिना भी प्रेसिडेंट मेंबर को हटा सकते हैं, बट उसके ग्राउंड होंगे अलग। ही कैन बी रिमूव्ड रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, और रिमूवल के ग्राउंड्स क्या है, क्यों हटा रहे हैं आपको, इसमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी नहीं लगेगी। जब इन ग्राउंड्स पे आपको हटाया जाएगा, यहां पे इंक्वायरी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका अनसाउंड माइंड हो चुका है। अब आपका माइंड अनसाउंड हो चुका है, इसके लिए भी कोर्ट सर्टिफिकेशन देगा कि हाँ ये जो मेंबर है या जो चेयरपर्सन है, ये इनका जो मेंटल स्टेटस है वो बिगड़ चुका है। या फिर मान लीजिए कि आपने लोकपाल का ऑफिस संभालते संभालते
आप साथ में पैरेलल नौकरी करने लगे। भाई पैसे की इतनी जरूरत थी कि सुबह लोकपाल के दफ्तर में जाते थे, शाम को शेफ का काम करते थे। आप ऑफिस के बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। तो अगर ये पता चला कि आपने बाहर भी कोई नौकरी पकड़ी हुई है पार्ट टाइम, तो आपकी ये नौकरी जाएगी। बिकॉज या तो अनसाउंड माइंड है आपका, या फिर आपको इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यू आर टेकिंग अ पेड एम्प्लॉयमेंट outside the office of लोकपाल। तीसरा रीजन भी एक हो सकता है कि आप दिवालिया हो चुके हैं। थर्ड इज दैट यू आर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो इन ग्राउंड्स पर भी प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। अब यहां पर ये याद रखिएगा कि वैसे तो ये बात ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, फिर भी एक नॉलेज के लिए आपको बात बता दूं कि लोकपाल के अंदर दो विंग्स होते हैं बेसिकली। वन इज द इन्वेस्टिगेटिव विंग, जो कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करती है। अब वो खुद भी कर सकते हैं या किसी एजेंसी से करा सकते हैं, सीबीआई से करा सकते हैं, ईडी से करा सकते हैं, एनआईए से करा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। और फिर एक है प्रोसिक्यूशन विंग। प्रोसिक्यूशन विंग क्या है, एक बार इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आई और उनको लगा, लोकपाल को लगा कि हाँ एलिगेशन सही है, तो उनका जो प्रोसिक्यूशन विंग है वो एक स्पेशल कोर्ट में केस फाइल करेगा एक्यूज के अगेंस्ट कि सर ये एलिगेशन था करप्शन का, हमने पाया सही है, हमारे लेवल पे हमने पाया सही है, प्लीज इस केस को एक्सेप्ट कीजिए और पनिशमेंट दीजिए। फिर जो स्पेशल कोर्ट है वो ही पनिशमेंट देगा एक्यूज्ड को, ठीक है। और अभी तक मैं आपको बता दूं, वेरी वेरी फ्यू पीपल हैव बीन पनिश्ड अंडर द लॉ। तो जो रेट ऑफ कन्विक्शन है बहुत ही कम है लोकपाल के पास, और जो रिजेक्शन ऑफ पिटिशन है वो काफी हाई है। मतलब कई ग्राउंड से पिटिशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि प्रोसीजरल ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया, फॉर्म ठीक से नहीं भरा, रिजेक्ट कर दिया। तो समथिंग हैज टू बी डन टू मेक दिस ऑफिस मोर इफेक्टिव एंड पर्पसफुल। क्योंकि अगर ज्यादा कंप्लेंट एक्सेप्ट होंगी, क्योंकि इंडिया में करप्शन कम है ऐसा तो हम मान नहीं सकते, तो ज्यादा कंप्लेंट एक्सेप्ट होगी, उस पर इंक्वायरी होगी, प्रोसिक्यूशन होगा, पनिशमेंट मिलेगी, कन्विक्शन बढ़ेगा, तो लग सकता है कि हाँ करप्शन से लड़ाई चालू है। See, after Lokpal, we'll discuss another body which is again very similar to Lokpal. लोकपाल के बाद दूसरी एक बॉडी हम डिस्कस करेंगे, वो भी काफी हद तक आप देखना कई पॉइंट आपको लोकपाल से सिमिलर मिलेंगे। तो दिस बॉडी इज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी। देखिए, द वे वी हैव डिस्कस्ड लोकपाल, keep in mind that largely when you answer the question of NHRC, largely बोल रहा हूं, not exactly, because what Lokpal is doing in the field of corruption, जो लोकपाल करप्शन के फील्ड में कर रहा है, कर सकता है, काफी हद तक वो काम एनएचआरसी ह्यूमन राइट्स के एरिया में करता है। मतलब अगर करप्शन के केसेस हैं, कोई एलिगेशन है करप्शन का, तो लोकपाल उस एलिगेशन को क्या करेगा, लोकपाल उस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करेगा। आप बोलते हैं भाई ये पर्टिकुलर ऑफिसर करप्ट है, ये मिनिस्टर करप्ट है, तो ये इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक्शन को रेकमेंड करेगा कि भाई इसके खिलाफ केस चलाया जाए या इसको ये पर्टिकुलर पनिशमेंट दी जाए, इसके नौकरी से निकाल दो, जो भी है। ऐसे ही अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है, देयर इज अ केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं एनएचआरसी को, और एनएचआरसी उस कंप्लेंट पे अपनी करेगी इन्वेस्टिगेशन, पॉइंट नंबर 1, और उसके बाद वो रेकमेंड करेगा एक्शन। मान लीजिए कहीं पे मालूम पड़ा कि देयर इज अ चाइल्ड ट्रैफिकिंग गोइंग ऑन रैम्पेंटली इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड विद इन दैट स्टेट, इन अ सर्टेन पार्ट ऑफ दैट स्टेट, या मालूम पड़ता है कि देयर हैव बीन अ रीसेंट इंक्रीज इन द एसिड अटैक्स ऑन विमेन, तो भी एनएचआरसी एक्टिव हो सकता है, आप कंप्लेंट एनएचआरसी को दे सकते हैं। या मालूम पड़ता है कि कहीं पे देयर इज अ टॉर्चर इन द कस्टडी गोइंग ऑन,
अगेन यू कैन गिव द कंप्लेंट टू एनएचआरसी। तो ये कंप्लेंट रिसीव करने के बाद जो ह्यूमन राइट से जुड़ी हुई है, ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ी है, चाहे वो मैन का हो या बच्चों का हो या फीमेल का हो या कोई भी हो, तो वो कंप्लेंट आप इनको दे सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनके पास इन्वेस्टिगेटिंग विंग होता है पूरा, या वो खुद ना करके किसी बॉडी से इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। सीबीआई को बोलेंगे कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करो, और फिर रिपोर्ट के बेसिस पे बोलेंगे कि सर इनके खिलाफ केस चलाया जाए, इनको नौकरी से निकाला जाए, या ये जो विक्टिम है इसको इतनी कंपनसेशन दी जाए। अब कंपनसेशन भी अपने आप में एक एक्शन है, विक्टिम को कंपनसेट किया जाए। पुलिस वालों ने आपको कस्टडी में पीटा, आपका कोई डैमेज कर दिया, मेंटल हैरेसमेंट हो गई, यू कैन अप्रोच एनएचआरसी, और एनएचआरसी चाहे तो आपको कंपनसेशन ऑर्डर कर सकता है। मगर यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि इनके जो रिकमेंडेशंस हैं गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट के ऊपर टेक्निकली बाइंडिंग नहीं है। बट हाँ, इफ गवर्नमेंट इग्नोर्स द recommendation of NHRC, then they have to give a reason why they are ignoring the recommendation. तो कहने को तो ये जो recommendation है नॉन बाइंडिंग है, बट लार्जली बाइंडिंग हो ही जाती है। दूसरी बात, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। लोकपाल करप्शन के केसेस को सुओ मोटो नहीं लेगा, मगर NHRC कैन टेक अ केस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन ऑन इट्स ओन ऑल्सो। किसी ने कंप्लेंट नहीं भी करी है तो भी NHRC अपने सोर्सेज के थ्रू ये जान सकता है कि वायलेशन कहां पर हुआ है, और उसमें इंक्वायरी कर सकता है, और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद बोल सकता है कि ये एक्शन लिया जाए इस कंप्लेंट के ऊपर। रेगुलरली NHRC जो है वो भारत के जो अलग अलग देशों में, भारत के जो अलग अलग स्टेट्स में जो जेल है या डिटेंशन सेंटर्स हैं, उनको ये विजिट कर सकते हैं। NHRC ऑफिशियल कैन रेगुलरली विजिट the jail and the detention center, and they can see the condition and the plight of the people who are kept in these jails or detention center. अब असम के अंदर फॉरेनर्स को लेकर कई डिटेंशन सेंटर चलते हैं, तो ये लोग वहां जाके देख सकते हैं कि उन लोगों के साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है। साथ में गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, दे कैन गिव रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द एरियाज ऑफ ह्यूमन राइट्स, रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट with regard to the policies related to human rights. They can tell the government that see, we need to bring a law to prevent torture in the custody. Custodial torture को रोकने के लिए हमें लॉ लाने की जरूरत है। तो ये गवर्नमेंट को अलग अलग लॉज को लेकर रिकमेंडेशन देते हैं, अलग अलग पॉलिसीज को लेकर रिकमेंडेशन देते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशन, टू प्रिवेंट ह्यूमन राइट वायलेशन एंड टू स्ट्रेंथन ह्यूमन राइट्स, what law and what policy can be introduced, recommendation can be given by NHRC. फिर ये ह्यूमन राइट एजुकेशन को या ह्यूमन राइट लिटरेसी को भी प्रमोट करते हैं। दे ऑल्सो प्रमोट ह्यूमन राइट एजुकेशन और ह्यूमन राइट लिटरेसी बोथ विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू पीपल। जनता को उनके राइट्स बताते हैं, दे विल टेल यू व्हाट आर योर राइट्स एज ए ह्यूमन, दे विल टेल गवर्नमेंट that sir these are human rights, basic human rights, don't violate them. तो ह्यूमन राइट्स को लेकर अवेयरनेस फैलाना, एक लिटरेसी का कैंपेन चलाते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। आर्म्ड फोर्सेस अगर कभी, क्योंकि ऐसा केस हुआ था नागालैंड के अंदर के आर्म फोर्सेस के मेंबर्स ने कुछ सिविलियंस के ऊपर फायरिंग कर दी थी, 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई जब आपने इन पे फायरिंग करी, यू डिडंट इन्वेस्टिगेट, आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि जिन पे आप गोली चला रहे हो क्या ये टेररिस्ट भी हैं? जस्ट बिकॉज वहां आफ्सपा लगा है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यू शुड नॉट हैव फायर्ड अपॉन देम। इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, हुआ भी। यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन राइट वायलेशन के जो केसेस हैं उनको NHRC इन्वेस्टिगेट करता है, मगर अगर वो ह्यूमन राइट वायलेशन का एलिगेशन आर्म्ड फोर्सेस पे लगा है तो वहां पर NHRC इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इफ द एलिगेशन of human rights violation is against armed forces, तो इस एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने का काम ह्यूमन राइट्स नहीं कर सकता। ये इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं कर सकता, मगर उस एलिगेशन से जुड़ा हुआ रिपोर्ट वो एजेंसी से मांग सकता है।
दे कैन आस्क फॉर रिपोर्ट फ्रॉम द एजेंसीज कि भाई व्हाट इंसिडेंट वाज, ये इंसिडेंट क्या था, क्यों था, और आपने इस पे क्या एक्शन लिया, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया। तो जो भी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है इस ह्यूमन राइट वायलेशन का, रिगार्डिंग दैट दे कैन आस्क फॉर एनी रिपोर्ट कि भाई इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज तक पहुंची है, या उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स क्या थे। तो ये उस बारे में रिपोर्ट मांग सकते हैं और उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, मगर इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं कर सकते एनएचआरसी। दे हैव नो पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। एनएचआरसी किसी को खुद नहीं बोलेगा कि हम आपको 10 साल जेल में भेज दें। उनको लगता है कि ऐसा कोई काम आपने किया है जिससे आपको जेल होनी चाहिए, तो वो रेकमेंड करेंगे कोर्ट को। दे कैन इवन फाइल अ केस, एनएचआरसी कैन इवन फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, file a case in Supreme Court or High Court against a person or against an agency involved in human rights violation। अब आप अगर मेंबरशिप की बात करें, जैसे मैंने बोला कि मेंबरशिप अपने आप में एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, तो एनएचआरसी की अगर आप मेंबरशिप की बात करते हैं तो यहां मैं बता दूं आपको कि एनएचआरसी द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के हिसाब से एनएचआरसी विल हैव 6 members who are full time, 6 मेंबर है फुल टाइम इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी, इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी। साथ में देर आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑल्सो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ, मतलब क्योंकि आप बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ, बिकॉज यू आर अ चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, क्योंकि आप नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के चेयरपर्सन हो, आपको एनएचआरसी की मेंबरशिप में स्पेस मिल जाएगा। बिकॉज यू आर अ चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, you become a member of NHRC. Because you are a chairman of National Commission for Backward Classes, National Commission for Women, National Commission for Minorities, Commission for People with Disabilities. So basically there are various bodies, and if you are a chairman of that body, you are chairman of these bodies, then you become automatically a member of NHRC. तो 6 तो फुल टाइम मेंबर है और 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मैंने आपको बताया मतलब क्या होता है, क्योंकि आप किसी और एजेंसी के चेयरमैन हैं, इसलिए आपको यहां पर भी रखा गया है। जैसे इसमें एक मैंने मिस किया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का चेयरमैन भी यहाँ पे मेंबर मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर है, इसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस किस बॉडी के चेयरमैन को एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया जाता है। सवाल ये कि जो फुल टाइम मेंबर है ये कहां से आए हैं, ये कौन है। देखिए, इन फुल टाइम मेंबर्स में से 6 तो जुडिशियल बैकग्राउंड के हैं, मतलब जुडिशियल वर्किंग से जुड़े, सॉरी 3 तो जुडिशियल बैकग्राउंड के, 3 आर फ्रॉम द जुडिशियल बैकग्राउंड एंड 3 आर एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स। रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, एक्सपर्ट हैं ह्यूमन राइट के फील्ड के। तो 3 एक्सपर्ट मिलेंगे इन 6 में से, ऑफ 6 3 आर एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स और 3 जो है वो जुडिशियल साइड से हैं। अब ये जो यहाँ के चेयरमैन होंगे वो जुडिशियल साइड से ही हो सकते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, कौन हो सकता है एनएचआरसी का चेयरपर्सन? या तो वो इंडिया के सीजीआई रह चुके हो, मतलब चेयरपर्सन कैन ओनली बी द फेलो हु इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। और अगर हमें मेंबरशिप की बात करें, फिर टॉक अबाउट द मेंबरशिप, भाई एक तो ये चेयरपर्सन हो गए, दूसरा आपका एक मेंबर, ही कैन बी अ रिटायर्ड और
सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। किसी भी हाई कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है वो दूसरे मेंबर बनेंगे, और जो तीसरे मेंबर होंगे, तो थर्ड मेंबर विल बी द रिटायर्ड और सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज। ये तो आपको थोड़ा रट्टा लगाना ही पड़ेगा, मैंने साफ साफ बोर्ड पे लिख भी दिया। चेयरपर्सन होंगे, ये दोनों फॉर्मर है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट जज। यहां समझना है कि चेयरमैन फॉर्मर ही होगा, मगर जो मेंबर है वो रिटायर्ड और सर्विंग दोनों हो सकते हैं। एक होगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का और एक होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, इनमें से कोई एक होगा। तो ये तो 3 मेंबर हो गए जुडिशियल बैकग्राउंड के, तो 3 मेंबर फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड, 3 आर एक्सपर्ट इन द ह्यूमन राइट्स, टोटल 6 members. There are total 6 members. And who has appointed them? They have been appointed by the President of India. इनको अपॉइंट किसने किया है? इनको अपॉइंट किया है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितने टेन्योर के लिए? व्हाट इज द टेन्योर? पहले 5 साल होता था, अब इसे घटाकर 3 साल कर दिया गया है, और 70 years ऑफ एज। या तो ऑफिस में 3 साल, 3 years इन ऑफिस, और 75 years, सॉरी 70 years ऑफ एज। या तो ऑफिस में 3 साल आपके पूरे हो गए हो तो आप रिटायर हो जाएंगे, नहीं तो 70 साल की उम्र हो गई हो तो भी आपको हटाया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट, यू कैन नॉट टेक एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंटर और स्टेट। सेंटर स्टेट में आप बाद में रिटायरमेंट के बाद जॉब नहीं ले सकते अगर आप एनएचआरसी के मेंबर या चेयरपर्सन कभी रह चुके हैं तो। हटाने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी हद तक आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी जब हमने लोकपाल अभी देखा था। तो अगर मैं रिमूवल की बात करूं तो रिमूवल ऑफ द मेंबर्स एनएचआरसी इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। देखिए, ये बताने की तो जरूरत आपको है नहीं कि रिमूवल करेगा कौन। रिमूवल आपका किया जाएगा सर बाय द प्रेसिडेंट। मगर रिमूवल क्यों किया जा रहा है? रिमूवल इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ही हैड रिसीव्ड अ पिटिशन दैट सो एंड सो जज शुड बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। और किस ग्राउंड पे आपको हटाया जा रहा है? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटिशन मिली कि सर प्लीज रिमूव सो एंड सो मेंबर ऑफ एनएचआरसी फॉर द रीजन ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। फिर प्रेसिडेंट उस कंप्लेंट को भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और अगर सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड कर दे अपनी इंक्वायरी के बाद, अभी हमने लोकपाल में यही देखा था, सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड कर देती है कि हाँ भाई इस सो एंड सो मेंबर को हटा दिया जाए, तो उसे हटा दिया जाता है। बट हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है ये आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से उनको हटाया जा सकता है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस के बिना भी हटाया जा सकता है, और उन्हीं ग्राउंड पे जैसे कि लोकपाल में हटाया गया था। जैसे कि आप समझिए इस बात को कि सपोज ये तो पहला ग्राउंड था, दूसरा है ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था, अनसाउंड माइंड, उनके दिमाग पे असर हो गया या बॉडी पे असर हो गया, अनसाउंड माइंड और इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए, और ही हैज टेकन अ जॉब और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस। सुबह एनएचआरसी में काम करते हैं, शाम को अपना ढाबा चलाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस लिया है या फिर अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंट हो गए, इन ग्राउंड्स पे प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं। एक बात बताने लायक और है यहाँ पर कि जैसे अभी मैंने बताया था कि लोकपाल के केस में
प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करते हैं, मगर प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करेंगे ये सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करता है। यहां पर भी देयर इज अ सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमीशन। अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्शन कमेटी है, जैसे कि इसके अंदर कौन कौन मेंबर होगा। यहाँ पे मेंबर है आपके, सबसे पहले तो वही प्राइम मिनिस्टर, दूसरे उनके दोस्त होम मिनिस्टर, तीसरे स्पीकर लोकसभा, चौथे डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा, पांचवे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, छठे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। तो दिस 6 पीपल आर देयर एंड दे विल बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमिटी, एंड जिनका नाम ये लेंगे उन्हीं को प्रेसिडेंट को NHRC का मेंबर बनाना पड़ेगा। ओनली दोज पीपल कैन बी मेड द मेंबर ऑफ NHRC। Hopefully you are able to understand and digest because I know it's a bulk of information, बट इसका कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि जो एग्जाम में जरूरी है वो इन्फॉर्मेशन लेके जानी पड़ेगी। आप ये कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको ये सब समझा रहा हूँ तो बहुत सिनॉप्टिक होने का मेरा गोल भी नहीं है। माई गोल इज टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। आप क्या कर सकते हैं, जो मेजर मेजर पॉइंट है उस पर एक चार्ट बना के कंपैरेटिव चार्ट बना सकते हैं कि भाई लोकपाल दीज मैनी मेंबर्स, NHRC दीज मैनी मेंबर्स, टेन्योर, अपॉइंटमेंट बाई, रिमूवल बाई। तो ये सारे आप कंपैरेटिव चार्ट बना के उनको एक झलक में याद रख सकते हैं। इस पे अच्छा भी आपके लिए, बिकॉज व्हेन यू मेक द कंपैरेटिव चार्ट तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, कोई डाउट है तो क्लियर भी हो जाएगा, और एंड मोमेंट के रिवीजन के लिए आपके पास कंटेंट भी होगा। ठीक है ना, फाइनल रिवीजन के लिए आपके पास एक कंटेंट होगा, तो एक ही पेपर में सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। खैर, अभी जो तीसरी बॉडी है विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, particularly in the time when we are a part of the globalized world, और ये बॉडी काफी न्यूज में भी रहती है। इसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों स्टैट्यूटरी बॉडी है? क्योंकि दिस वाज क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, और उस लॉ का नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट। द लॉ इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002. This body was created under the parliament का law. This is Competition Act of 2002. Basically, ये जो law था, this law had replaced MRTP Act 1969. MRTP क्या है? Monopolistic and Restrictive Trade Practices Act 1969. तो इस एक्ट को रिप्लेस करा और कॉम्पिटिशन एक्ट आया, क्योंकि MRTP एक्ट अब 69 में बना था, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले बना था, लिबरलाइजेशन से पहले बना था। तो LPG की जो नई रियलिटीज है उनको एड्रेस करने के लिए नए लॉ की जरूरत थी, नई बॉडी की जरूरत थी, तो वो बॉडी बना दी गई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब सवाल ये कि काम क्या करती है। देखिए, मार्केट में क्या है, कोई देयर इज अ कंपनी विच इज हेवीली फाइनेंस्ड। अब रिलायंस को देख लीजिए, अब आज की डेट में रिलायंस जियो मार्केट में आ गया, चाहते हुए या ना चाहते हुए भी मेरे को जियो लेना पड़ा। आई इनिशियली वाज नॉट इन द फेवर ऑफ जियो, बट बाकी कंपनीज का नेटवर्क ही नहीं आता। और बाकी का नेटवर्क क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उतनी इन्वेस्टमेंट डाल नहीं सकते। रिलायंस के पास पैसा है, कुछ कनेक्शंस भी है, और इस वजह से वो मार्केट में जहां भी है, आपको कम से कम कनेक्शन की दिक्कत मुझे तो अपने फोन में नहीं आ रही है। पहले VI था, उसमें आ रही थी, एयरटेल में भी आ रही थी। अब आप ये देखिए कि कभी कभी कोई कंपनी के पास पैसा ज्यादा होता है, कॉन्टैक्ट ज्यादा होते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स भी कर लेते हैं, छोटी मोटी कंपनी को मर्ज भी कर लेते हैं उनके मर्जी के अगेंस्ट। कभी कभी मार्केट के अंदर ऐसे मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी के अगेंस्ट होते हैं। मतलब रिलायंस को लगता है मैं इस कंपनी को खरीद लूं क्योंकि ये कंपनी छोटी है मगर काम अच्छा करती है। अब वो कंपनी कहते हैं नहीं, हम तो बिकेंगे नहीं, हम तो बड़ा बनेंगे। रिलायंस कहता है हटाओ,
वो जबरदस्ती उन पर दबाव डाल के उन्हें खरीद लेते हैं। तो इसे हॉस्टाइल टेक ओवर्स भी हैं इस तरह से। अब इस तरह के हॉस्टाइल मर्जर ना हो, जबरदस्ती के मर्जर ना हो, इसको देखने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कीप्स अ विजिल, वो हमेशा नजर बना के रखता है। ऐसे ही कोई अपने डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज ना करे, कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली को मिसयूज ना करे कंपटीशन कम करने के लिए। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के अंदर मेटा के ऊपर लगभग 250 करोड़ का एक फाइन लगाया था। 2024 मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, 250 करोड़ के आसपास का फाइन लगाया था उन्होंने मेटा को, बिकॉज दे वर मिसयूजिंग देयर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन इन द फील्ड ऑफ सोशल मीडिया। फिर गूगल के ऊपर 2022 में गूगल के ऊपर 2022 में लगभग 1500 करोड़ का पेनल्टी लगाई थी इन्होंने, 1400 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। कि भाई जो गूगल के फोन आते हैं उसमें उनकी जो पॉलिसीज है दैट लिमिट्स द चॉइसेस अवेलेबल टू द पीपल एंड द यूजर्स, और इससे बाकी की जो कंपनीज हैं जो वो सर्विस दे रही हैं उनको नुकसान होता है। तो आपकी क्योंकि मोनोपोली है एक फील्ड में, आप कंपटीशन को बढ़ने ही नहीं देते हो। फ्री मार्केट में तो कंपटीशन का जमाना है। यू कैनॉट यूज योर डोमिनेंट पोजीशन, मनी और कॉन्टैक्ट्स टू वाइप अवे द कंपटीशन। अब ये बॉडी तो बन गई, सवाल ये भी आ सकता है कि ये जो बॉडी है ये कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कभी कभी पेरेंट मिनिस्ट्री भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी पेरेंट मिनिस्ट्री है उसकी, या जैसे मैंने बोला मेंबरशिप तो इनका एक टिपिकल फील्ड है जहां से वो सवाल पूछते हैं। चेयरपर्सन है, अगर मैं मेंबरशिप की बात करूं तो मेंबरशिप देयर विल बी वन chairperson and 6 other members, all are appointed by the government of India. और यहां पर अगर आपको इसका चेयरमैन बनना है या फिर कोई मेंबर बनना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो यू नीड टू हैव अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स। कम से कम 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल फाइनेंस, इंटरनेशनल लॉ, public affairs in field से। So if you are having knowledge of these areas, you become competent to be made the member of competition commission of India। अभी जैसे अगर आप करंट चेयरमैन को ही देख लें, जो रवनीत कौर जी हैं, द करंट चेयरपर्सन इज मिस रवनीत कौर। Now she is from Indian Administrative Services, वो IAS है। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो आईपीएस हैं, मेंबर्स आर आईपीएस और आईएएस, क्योंकि वो पब्लिक अफेयर्स की उनको नॉलेज है, 15 साल से ज्यादा की है, तो उनको मेंबर बनाया जा सकता है। यहाँ पर बिजनेस और इकोनॉमिक्स भी आप लिख सकते हैं कि अगर आपको 15 साल से ज्यादा की बिजनेस की नॉलेज है या इकोनॉमिक्स की नॉलेज है, देन यू कैन बी मेड द मेंबर ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि उसका डीलिंग भी तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और ट्रेड और इंटरनेशनल लॉज के साथ है मेजरली। अब सवाल यह है कि आपको एक बार मेंबर बनाया तो आपका टेन्योर कितना होगा, मतलब कितने साल के लिए आपको मेंबर बनाया जाएगा। टेन्योर है इनका 5 years इन ऑफिस और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले आ जाए वो। तो 5 years इन ऑफिस और 65 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं, then you retire from office. Now the next body again is a statutory body, extra constitutional body, statutory because it was created by a law of parliament. And this body, as with many other bodies, the problem here is the vacancy in this particular office for a long period.
more than 5 years, there is a vacancy in the office of the chairman of this body and the members of this body. ये भी बॉडी है, इसमें कोई परमानेंट रेगुलर चेयरमैन काफी टाइम से नहीं है, 5 साल से ऊपर हो गया, और मेंबर्स की पोस्ट भी वैकेंट है। इसी बात को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल भी फाइल करी गई है कि भाई इस वैकेंसी को भरा जाए, क्योंकि अगर ये ऑफिस खाली है तो जिस पर्पस के लिए आपने ये बॉडी बनाई थी वो पर्पस डिफीट हो जाएगा या काफी उसको लॉस होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉडी विच इज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ओके, ये मैं बात कर रहा हूं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की। देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है। बेसिकली माइनॉरिटी का मतलब ये है, अगर मैं बहुत ही क्रूड भाषा में बोलूं, बहुत ही ऑर्डिनरी भाषा में बोलूं, कि जो मेजोरिटी नहीं है वो सब माइनॉरिटी है। मेजोरिटी का मतलब होता है लार्जेस्ट ग्रुप। जो भी पॉपुलेशन का सबसे बड़ा ग्रुप होता है, द लार्जेस्ट ग्रुप नंबर वाइज इन द पॉपुलेशन, हम उन्हें कहते हैं मेजोरिटी। अगर आप इंडिया में देखते हैं तो इंडिया जो है, इंडिया में हिंदू सबसे बड़ा ग्रुप है। सबसे बड़ा 50% भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, बट वो ग्रुप सबसे बड़ा होना चाहिए। तो पूरे पॉपुलेशन में जो सबसे बड़ा ग्रुप है नंबर वाइज, वो मेजोरिटी ग्रुप है। तो हिंदूज अगर मैं बात करूं रिलीजन की, तो हिंदू मेजोरिटी ग्रुप है। बाकी सारे जो ग्रुप हो जाते हैं वो हो जाते हैं माइनॉरिटी ग्रुप्स। ओके, अब सवाल नंबर 2 कि किस बेसिस पे आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को माइनॉरिटी या मेजोरिटी बनाते हैं, वो तो नंबर है। जैसे यहां मैंने आपको भी बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने जब बात माइनॉरिटी की करी है, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट द वर्ड माइनॉरिटी, तो एक किस कंटेक्स्ट में आपको माइनॉरिटी आइडेंटिफाई करता है। मतलब आप कहते हैं भाई जो छोटा ग्रुप है वो माइनॉरिटी है, या जो सबसे बड़ा ग्रुप नहीं है वो माइनॉरिटी है, मगर क्या ये सिर्फ नंबर के बेसिस पे है? कोई और फैक्टर भी तो होगा। तो इसको बेसिकली 2 फैक्टर्स पे आइडेंटिफाई करते हैं माइनॉरिटी को। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, अदर इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ओके, तो जब मैं ये बात बोलता हूं कि आप माइनॉरिटी हैं, तो आइदर यू आर अ रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप और यू आर अ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। अब जैसे मान लीजिए आपके, अगर एग्जांपल के लिए मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर पीपल हु स्पीक तमिल, जो तमिल बोलते हैं, कॉमन सेंस बनेगी कि आप उनको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोल सकते हैं, बिकॉज तमिल बोलने वाले बहुत ही कम लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे ही रिलीजन के बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो हिंदूज हैं वो मेजोरिटी ग्रुप है, बाकी सारे ग्रुप माइनॉरिटी हैं। तो सवाल नंबर 2 ये बनता है कि किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है। वन इज, प्लीज एक्सक्यूज मी, वन इज रिलीजन, अदर इज लैंग्वेज। तीसरी बात, क्या ये हम एज्यूम कर लें कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप माइनॉरिटी है? कैन वी एज्यूम कि हाँ भाई ये ग्रुप माइनॉरिटी है, ये ग्रुप मेजोरिटी है? डेटा के बेसिस पे मैं समझा सकता हूं आपको क्लास में। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आई कैन एक्सप्लेन यू दैट दिस ग्रुप इज मेजोरिटी, दैट इज माइनॉरिटी। मगर मेरे समझाने से, आपके समझने से बात नहीं बनती है। इसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। मतलब एक पूरा आपको एक ऑर्डर निकलेगा, प्रेसिडेंट ऑर्डर निकालते हैं कि भाई ये ग्रुप रिलीजियस मेजोरिटी है या ये ग्रुप रिलीजियस माइनॉरिटी है, ऐसी लैंग्वेज की बेसिस पे। अब जो ग्रुप छोटा होता है, पॉपुलेशन में छोटा होता है, माइनॉरिटी होता है, तो वल्नरेबल भी हो जाता है। भाई आप ये समझिए ना कि जो उत्तर प्रदेश में लोग तमिल बोलते हैं वो वल्नरेबल भी है। बाकी लोग उन्हें आउटकास्ट कर देंगे, उन्हें उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं। तो माइनॉरिटीज जो है खतरे में रहती है, वो वल्नरेबल होती है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो या रिलीजन के बेसिस पे। ये बात कॉमन सेंस पे अप्लाई होती है। तो आपको एक कमीशन ऐसा बनाना पड़ेगा, एक ऑफिस ऐसा बनाना पड़ेगा जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेव करे। ये तो आप समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में भी मेंशन था कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड एरियाज में रहते हैं या माइनॉरिटीज हैं, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए संविधान पूरी कोशिश करेगा। और उस कोशिश की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी वर्ड ऐड किया गया और उनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन बनाए गए। ऐसे ही
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो माइनॉरिटीज के लिए प्रोविजन बनाया ही गया, साथ में पार्लियामेंट के लॉज में भी या गवर्नमेंट के एक्शन जिसको हम एग्जीक्यूटिव एक्शन कहते हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के बेनिफिट के लिए अलग अलग प्रोविजन बनाए गए हैं। अब अगर मैं आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कहानी सुना दूं, तो पहले मैं आपको देखिए, यहां पे थोड़ा सा मैं हट रहा हूं मेन टॉपिक से, उसके लिए जरूरी भी है बताना आपको कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की केयर करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, जो लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटीज है उनका ख्याल रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पूरा आर्टिकल ऐड किया है, विच इज आर्टिकल 350B। दिस टॉक्स अबाउट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। और ये ऐड किस अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था? बाय विच अमेंडमेंट एक्ट दिस वाज एडेड? दिस वाज एडेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए तो एक पूरा ऑफिसर है जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटी बनते हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए जो कदम उठाए गए, क्या वो काफी है कि नहीं है, या क्या और स्टेप उठाने चाहिए, तो ये रिकमेंडेशन ही देते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के जो स्पेशल ऑफिसर है। बट रिलीजन के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, उनके वेलफेयर के लिए क्या करना है या उनका वेलफेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया। देयर इज अ पूरा का पूरा कमीशन, एंड दैट कमीशन इज National Commission for Minorities, which was created by an act of parliament। उसका नाम था National Commission for Minority Act 1992। पूरा एक कमीशन बना दिया गया, National Commission for Minorities, बाय अ पार्लियामेंट का लॉ का नाम है National Commission for Minority Act 1992। तो सवाल ये कि सडनली आपको ऐसी क्या सूझी कि आपने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना दिया? Why did Parliament create National Commission for Minorities by a law? ऐसा था कि यूनाइटेड नेशंस ने एक डिक्लेरेशन इशू करी जिसको सारे मेंबर कंट्रीज को एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने, इंडिया ने भी किया। वो डिक्लेरेशन है यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ पर्संस बिलोंगिंग टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 1992। तो 1992 में यूनाइटेड नेशन ये डिक्लेरेशन निकालता है माइनॉरिटीज के लिए, और इस डिक्लेरेशन में ये मेंबर कंट्रीज एग्री करती हैं कि हमारी रेस्पेक्टिव टेरिटरी में जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हम जो कदम जरूरी है वो उठाएंगे। तो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए, 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाए जैसे फॉर एग्जांपल, और साथ में एक आपने पूरी बॉडी बना दी जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेव करेगी, उनके इंटरेस्ट को कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना फायदा पहुंच रहा है, ये ऑब्जर्व करेगी। और यहां जब आप माइनॉरिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, इस कंटेक्स्ट में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी जो है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का तो केयर अभी मैंने बताया आपको 350B में देयर इज अ सेपरेट ऑफिसर। अब हम जो बात करेंगे रिलीजियस माइनॉरिटीज की। तो प्राइमरीली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, this is responsible for the, you can say, development of religious minorities। अब 1992 में लॉ पास किया, कमीशन बन गया। तो कमीशन ने 1993 में गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन दी कि सर इंडिया में 5 ऐसे ग्रुप हैं जिनको आप रिलीजियस माइनॉरिटीज नोटिफाई कर दो। प्लीज नोटिफाई 5 ग्रुप्स एज रिलीजियस माइनॉरिटीज। और वो जो 5 ग्रुप
फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई भी किया कि ये जो ग्रुप है ये माइनॉरिटी ग्रुप में आएंगे। मैंने बोला आप एज्यूम नहीं कर सकते कि ये माइनॉरिटी है या वो मेजॉरिटी है। एक ऑर्डर इशू होता है, यहाँ ऑर्डर इशू हुआ और इसकी वजह से आज 6 सिर्फ ऐसे रिलीजन है जो माइनॉरिटी कहलाते हैं। पहले 5 आइडेंटिफाई हुए थे 1993 में, उनमें से कौन सा है? उनमें से है मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसीज, बुद्धिस्ट। So they were notified as religious minorities. तो शुरू में 5 ग्रुप्स को ही नोटिफाई किया गया था एज माइनॉरिटी। बाद में 2014 में एक ग्रुप और ऐड कर दिया गया इसमें। 2014 जैन्स वर ऑल्सो, जो जैन होता है ना, जैन कम्युनिटी, जैन साहब, तो जैन कम्युनिटी को भी नोटिफाई कर दिया गया एज रिलीजियस माइनॉरिटी। और ये किसके कहने पे किया गया? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। करा किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट। तो आप याद रखिएगा कि इंडिया में टेक्निकली, मतलब फॉर द यूज ऑन द पेपर, रिलीजियस माइनॉरिटी जो है, जो 6 नोटिफाइड रिलीजियस माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। भले ही और भी रिलीजन हो, बाहरी रिलीजन भी हो सकता है, आपको दिख जाएगा इंडिया में, वो भी माइनॉरिटी है टेक्निकली, तो मगर डिक्लेयर्ड नहीं है। वो डिक्लेयर्ड माइनॉरिटी सिर्फ यही है। अब यहां पे जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, उसका काम वही है जो अभी तक हम अलग अलग कमीशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि वो मॉनिटर करते हैं, they monitor and evaluate about the safeguards available to the members of various religious minorities। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने या लॉ ने जो उनको बेनिफिट्स दिए हैं, जो सेफगार्ड दिए हैं, जो प्रोटेक्शंस दिए हैं, वो कितनी इफेक्टिव प्रूव हो रही हैं, या फिर they can even suggest on the welfare and development of रिलीजियस माइनॉरिटी। कि भाई जो रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट, जैन, इनको कैसे डेवलप करना है, इनके बेनिफिट, इनको और क्या बेनिफिट दे सकते हैं, तो इस तरह के सजेशन भी ये कमीशन दे सकता है। साथ ही में अगर कोई कंप्लेंट आई है, देयर इज अ पर्टिकुलर कंप्लेंट अबाउट द वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। कोई कंप्लेंट दिया, आपने बोला कि भाई पर्टिकुलर रिलीजन के जो लोग हैं उनका ये जो राइट है ये वायलेट हो रहा है। जैसे आप पार्लियामेंट का कोई राइट है और आपको लगता है पार्लियामेंट के राइट से जो कोई रिलीजियस ग्रुप है, माइनॉरिटी जो है, उसको डैमेज हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, तो ये कमीशन उस मुद्दे को गवर्नमेंट तक लेके जा सकता है कि सर ये जो पार्लियामेंट का लॉ है, इससे माइनॉरिटी ग्रुप को ये नुकसान हो सकता है। सजेशन दे सकते हैं, बाइंडिंग नहीं है। उसके बाद कहीं पे अगर कहीं राइटिंग हुई, कहीं दंगे हो गए, तो वो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दे कैन इन्वेस्टिगेट द केसेस related to communal tension और riots। कहीं दंगे हो गए हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो उनको जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई दंगे हुए क्यों और क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो पाए। जैसे मैंने आपको बताया कि हर कमीशन की एक पेरेंट मिनिस्ट्री होती है। यहाँ पर जो पेरेंट मिनिस्ट्री है, द पेरेंट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी कौन सा हो सकता है? विच पॉसिबली, सोच के देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ
Minorities Affairs. This is the parent ministry. अब आपसे कोई पूछ ले बाय चांस, फॉर एग्जाम्पल somebody is asking you that on which day International Minorities Day is celebrated. किस दिन इंटरनेशनल, ये यूपीएससी में तो जनरली कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, बट पीसीएस वगैरह में या फिर बाकी के पेपर्स में आ सकते हैं. माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया जाता है? माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर. माइनॉरिटीज राइट्स डे कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दैट वाज द डे 18th December 1992. 18 December 1992 was the day when this declaration was signed. ये डिक्लेरेशन 18 दिसंबर 1992 को आई थी, इसलिए 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है हर साल, राइट? अब सवाल ये है कि कितने मेंबर हैं एंड ऑल. बेसिकली पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, इट्स क्वासी जुडिशियल बॉडी हैविंग द पावर ऑफ द सिविल कोर्ट. सिविल कोर्ट की जो पावर होती है इनके पास भी है. आपको समन करके बुला सकते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई रिकॉर्ड की जरूरत है तो किसी कोर्ट से वो मंगवा सकते हैं. तो सिविल कोर्ट के पास जो पावर है वो इनके पास भी दी गई है अपने काम को पूरा करने के लिए, बट एक कोर्ट नहीं है, तो इन्हें हम क्वासी जुडिशियल बॉडी कहते हैं. अब मेंबर्स कितने? एनसीएम एक्ट के हिसाब से जो मेंबरशिप है वो ऐसी होगी कि देयर विल बी वन चेयरपर्सन, देन देयर विल बी वन वाइस चेयरमैन. एक चेयरपर्सन है, मतलब चेयरमैन लिख लो, चेयरपर्सन लिख लो, देन यू हैव गॉट अ वाइस चेयरमैन, एंड देन इनके अलावा देयर विल बी 5 अदर मेंबर्स. कमीशन में एक चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है, 5 मेंबर और हैं, और ये जो 5 मेंबर है दे मस्ट बिलोंग टू डिफरेंट नोटिफाइड माइनॉरिटी ग्रुप्स. मतलब जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, वो जो 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी ग्रुप है, उन्हीं में से आपको ये मेंबर चूज करने पड़ेंगे. कोई बाहर का नहीं हो सकता. मतलब हिंदू कैन नॉट बी ए मेंबर हियर, ठीक है? चाहे वो मेंबरशिप हो या चेयरपर्सन हो या वाइस चेयरमैन हो, दे हैव टू बी फ्रॉम डिफरेंट नोटिफाइड माइनॉरिटी ग्रुप. और अगर आपको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे. कितने टाइम के लिए? द टेन्योर विच यू होल्ड एज अ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ द मेंबर इज 3 years. आपको कमीशन का मेंबर 3 साल के लिए बनाया जाता है. तो दैट टेन्योर इज अवेलेबल टू द चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और द मेंबर. Okay. Now, another important commission, because this commission focuses upon a particular group which is also vulnerable and very vulnerable. अब जिस कमीशन का जिक्र करूंगा वो भी बहुत वल्नरेबल है. बताने की शायद आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन. आई एम टॉकिंग अबाउट नेशनल कमीशन फॉर विमेन, NCW. ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी इसलिए है क्योंकि इसको स्टैट्यूट ने बनाया है, पार्लियामेंट के लॉ ने बनाया है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी बॉडी है. दिस वाज क्रिएटेड बाय नेशनल कमीशन फॉर विमेन एक्ट 1990. इसका काम बताने की जरूरत नहीं है, आप जनरली समझते हैं. टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट women's right in India.
विमेन इतना वल्नरेबल सेक्शन है कि देयर राइट्स आर बीइंग ट्रैम्पल्ड बाय वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड दे नीड मच टू बी डन फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। विमेन को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, सोसाइटी के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, इकोनॉमिक एवेन्यूज क्रिएट करने पड़ेंगे उनके लिए, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उनके राइट्स का वायलेशन ना हो विद इन द फैमिली और आउटसाइड द फैमिली। कभी कभी घर के अंदर भी women are put to exploitation, their rights are being trampled, including right to life and right to dignity। घर में भी वायलेट होती है, घर के बाहर भी वायलेट होती है। तो ये तो बहुत ही क्रिटिकल ऑफिस है। अब इसे बनाया पार्लियामेंट के लॉ ने, मैंने अभी आपको बताया, सामने लिखा भी हुआ है। सवाल ये है कि कितने मेंबर है, हाउ मेनी मेंबर्स। मेंबर्स आपको सुनने में लगेगा कि मेंबर्स की क्या मतलब जरूरत है, मतलब इतना ये सब पढ़ने की क्या जरूरत है कि कितने मेंबर है, ऑल दैट। पॉइंट ये है कि सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर, दीज क्वेश्चंस डू कम इन एग्जाम, तो वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू मग अप। मेंबर्स में आपको मिलेंगे एक चेयरपर्सन और साथ में देयर विल बी 5 मेंबर्स, all appointed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबको अपॉइंटमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और these people who become the member, they must come from different fields। उनका एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में होना चाहिए। they must have a vast experience in the field of law। फॉर एग्जाम्पल किसी को कानून की बड़ी नॉलेज है, क्योंकि कानून उनके लिए क्या कर सकता है या उनके राइट्स का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जानने के लिए भी आपको लॉ की नॉलेज लगेगी। तो दे मस्ट बी एन एक्सपर्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ। और विमेन वॉलंटियर organizations or from the field of education or from the field of health। अभी मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यू आर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, देन ऑल्सो यू आर क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ द कमीशन। तब भी आपको इस कमीशन का मेंबर बनाया जा सकता है। साथ में एक मेंबर सेक्रेटरी भी होते हैं। मेंबर्स के अलावा देयर विल बी वन मेंबर सेक्रेटरी, और वो एक ब्यूरोक्रेट होते हैं। मेंबर सेक्रेटरी is an administrator to provide all the administrative requirements or all the secretarial support to this office। there is a member secretary also। आपने किसी को बना तो दिया मेंबर, 3 साल के लिए वो मेंबर्स रहेंगे भी, मगर बीच में these members including the chairman can be removed। और रिमूवल का ग्राउंड ये है कि उनका जो माइंड है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, अनसाउंड माइंड है, या there is a problem with their bodily functions, या फिर वो दिवालिया हो चुके हैं, मतलब इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। ये पहले भी हम कर चुके हैं, कई कमीशन में ये क्लॉज है। तो अगर वो इंसॉल्वेंट है, दिवालिया हो चुके हैं, मतलब उनकी जो डेट है उनके पेइंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा जा चुके हैं, और अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने प्रूव भी कर दिया, कोर्ट ने डिक्लेयर भी कर दिया, या फिर वो ऑफिस के बाहर उन्होंने कोई और पेड एम्प्लॉयमेंट पकड़ी हुई है। क्योंकि जब आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के मेंबर हैं, आपको पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, तो बाहर कोई और जॉब क्यों लेनी है। यू आर पेड, यू आर होल्डिंग पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड योर ऑफिस, मतलब आउटसाइड द कमीशन आपने कोई नौकरी पकड़ ली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है यू हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड टू जेल, आपको जेल हो गई है और आपको किसी ऐसे काम के लिए जेल हुई है जो मॉरली बड़ा गलत था, मॉरल रॉन्ग था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है वो जो डिसीजन लेगा कि कौन सा एक्शन मॉरली रॉन्ग है और कौन सा एक्शन मॉरली रॉन्ग नहीं है। ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। तो ये याद रखिएगा कि कमीशन के पास सो मोटो कमीशन कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। कहीं पे विमेन के राइट का वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर कोई कंप्लेंट नहीं भी कर रहा है, अखबार में भी छप रहा है, तो भी ये कमीशन खुद जाके वहां पे इंक्वायरी कर सकता है कि यहाँ पर किसी विमेन का, किसी के राइट्स का वायलेशन हुआ है। अभी कितने केसेस ऐसे होते हैं जहाँ
सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ मर्डर के केसेस आप सुनते हैं कि अ वुमन वाज ब्रूटली मर्डर्ड एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड। अब भले ही कोई कंप्लेंट ना करे क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो है तो डरते हैं, वो कंप्लेंट ना करे, कमीशन आगे बढ़कर भी उस केस में उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और एक्शन की डिमांड कर सकता है, कोर्ट में जाकर भी या गवर्नमेंट को बोलकर भी, ठीक है? मगर खुद एक्शन नहीं लेगा, खुद पनिश नहीं कर सकता। कोर्ट नहीं है, क्वासी जुडिशियल बॉडी, इट्स अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। अभी ये न्यूज़ में भी था कि पॉश एक्ट तो बार-बार न्यूज़ में आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट, पॉश एक्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहता है कि जो पॉश एक्ट है, इसे ठीक से आप अप्लाई कीजिए, उसकी जो प्रोविजन है उसको ठीक से अप्लाई कीजिए, ताकि विमेन का जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वर्क प्लेस पे, उसे रोका जा सके। स्पेशली कहाँ पर? स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अगर आपने पीडब्ल्यू आई एम द स्टूडियो ऑफ पीडब्ल्यू ओनली, अगर आपने यहाँ का ये प्रीमिसेस आप देखेंगे, यहाँ पे जो क्लासरूम है, जो स्टूडियो है, आप देखेंगे कि जब आप बिल्डिंग में एंटर करते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, उस पे पॉश एक्ट की गाइडलाइंस लिखी हुई है कि अगर आप इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में आते हैं, तो आपको ये काम नहीं करने हैं, अदरवाइज़ आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है अंडर द लॉ। बट ये तो प्रोविज़न है, आप उसे कितना अप्लाई करते हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो ये चाहते हैं कि उन प्रोविजंस को ठीक से अप्लाई किया जाए। अगर विमेन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कहीं भी हो रहा है, जो वर्क प्लेस है, तो उस पे एक्शन लेना चाहिए और एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये देखने का काम किसका है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एंड दे कैन हाइलाइट द नॉन कंप्लायंस ऑफ द एक्ट। See, okay. There is another group, as I said, vulnerable groups in India. There is no dearth of them. And after women, another vulnerable group, very vulnerable. This is the group, you can call them children. Children are put to various kind of exploitation. For example, child labor. Child labor is very common in India because of poverty. Or sexual exploitation of children. Trafficking of children is very common in India. So, logically, we need a commission to prevent the violation of child rights. बच्चों के अधिकारों को हनन ना हो, ये देखने के लिए एक कमीशन लॉजिकली भी होना चाहिए इंडिया जैसे देश में। एंड चिल्ड्रन शुड गेट व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट, उसको भी प्रमोट करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक बॉडी होनी ही चाहिए। साथ में लीगल रिक्वायरमेंट भी थी। देयर वाज अ कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स व्हिच वाज signed in 1992. India is a signatory of the Convention on Child Rights 1992. तो इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो इंडिया के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता था कि वो इंडिया में चाइल्ड राइट्स को प्रमोट करे और प्रोटेक्ट करे। उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक पूरा लॉ पास किया। इंडियन पार्लियामेंट पास द लॉ, और उस लॉ का नाम है, दैट लॉ इज कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। और इस एक्ट की वजह से, इस पार्लियामेंट के लॉ की वजह से एक स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएट हुई और उसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR। आपने नाम सुना ही होगा, कई बार अखबार में इसका जिक्र आता है। इफ देयर इज अ केस ऑफ child trafficking, child sexual abuse, violence against children, bonded labor, then this commission is mostly reported to have played some role in preventing these activities or highlighting these activities. इसका काम क्या है कि इसका काम वही है जैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, they try to promote and protect child rights, साथ ही में they promote
awareness among people about child rights. जनता को बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिनमें अगर कोई बच्चों के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो किस लॉज में आप जाके कंप्लेंट करा सकते हैं या क्या लॉ है, क्या लीगल प्रोविजन है. साथ में अगर कोई कंप्लेंट भी आती है, दे लुक इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स related to the violation of child rights. So complaint maybe they take cognizance of the complaint and they can even recommend some action. हालांकि खुद ये punishment नहीं दे सकते. It's a quasi judicial body but they cannot give punishment themselves. खुद कोर्ट नहीं है वो. इसका काम पर्टिकुलरली ये भी है कि कुछ पर्टिकुलर लॉज हैं जो बच्चों के राइट से जुड़े हैं. फॉर एग्जांपल पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012. कई बार आपने सुना होगा ये पॉक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009. So this commission, National Commission for Protection of Child Rights, they monitor the effective implementation of these laws. इन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस हद तक सही हो रहा है, किस हद तक गलत हो रहा है, वो देखने का काम भी कमीशन का है. और उनको लगता है कि ये जो लॉ बन तो गए मगर ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, तो दे कैन सजेस्ट टू द गवर्नमेंट बेटर वेज टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज. या जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो उनको डायरेक्शन भी दे सकते हैं कि आप इन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेवारी है. या वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, एक्शन गवर्नमेंट लेगी. ठीक है. यहाँ पर अंडर द लॉ देयर इज अ chairperson and you have got 6 members in the commission. Chairperson must have deep knowledge about child rights and he must have done some outstanding work in the field of child rights. चाइल्ड राइट्स के फील्ड में, चाइल्ड राइट्स के एरिया में उन्होंने काफी अच्छा काम किया हो, तभी उनको एमिनेंस के लिए चेयरपर्सन बनाया जा सकता है. बाकी 6 मेंबर है जिनमें से कम among them minimum 2 must be women. 6 में से कम 2 जो है वो विमेन होनी चाहिए. और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि जब बात टेन्योर की आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करती है, और जब बात टेन्योर की आती है तो चेयरपर्सन का जो टेन्योर है वो है 3 years और 65 years ऑफ एज. जो भी पहले आ जाए, 3 years ऑफ और 65 years of age. 3 years in office और 65 years of age. 3 साल से ऑफिस में है, मतलब अपना काम कर रहे हैं, या 65 साल की उम्र हो जाए, जो भी पहले हो जाएगा इनको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा. मगर मेंबर्स के लिए ऐसा नहीं है. मेंबर्स के लिए है 3 years in office और 60 years of age, whichever is earlier. अभी एग्जाम में एग्जामिनर हो सकता है आपको इस वक्त घुमा दे, तो कोई भी सोचेगा कि भाई जो इनका टेन्योर है वो इनका टेन्योर होगा. लॉजिकली तो यही होता है, नॉर्मली यही होता है, बट ऐसा नहीं है. यहाँ पर जो एज है, मैक्सिमम एज जो चेयरपर्सन रह सकता है 65 ईयर से, और मेंबर्स के लिए वो मैक्सिमम एज है 60 अंडर द लॉ. देखिए, हर कमीशन के बारे में एक एक डिटेल याद रहे ये पॉसिबल नहीं है. एग्जाम तक आपको एक एक चीज, क्योंकि इतने सारी बॉडीज है, आपको कितनी कितनी बॉडी के कितने डिटेल याद रहेंगे. तो जो बॉडी न्यूज में है, मैंने बार बार बोला आपको, जो न्यूज में है उनको आप छोड़ के मत जाइएगा. और अगर हो सके तो अपने लेवल पे कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए, जिसमें एक शॉट में जो कंपैरेबल पॉइंट्स हैं उन्हें आप लिख सके. लिखते टाइम रिवीजन हो जाएगा और वो बनने के बाद भी आपकी मेमोरी, फोटोग्राफिक मेमोरी में रहेगा कि अच्छा उसमें कितने टाइम का टेन्योर था, उसमें कितना था. क्लास करने का ये फायदा है कि जो मैंने अब फोकस के साथ बोला है आपकी ऑडिटरी मेमोरी में गया है. हो सकता है एग्जाम में आप पढ़ के भी ना जा पाए, और आपको याद हो हायर सर ने क्लास में कराया था, तब ये बात बोली थी कि इनका 65 ईयर्स ऑफ एज है और यहाँ 60 है.
तो कभी कभी जो सुनी हुई बातें आपको याद रह जाती है। क्लास करने का फायदा ये है, वरना इन्फॉर्मेशन तो आप आज नेट पे डालेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपाइल करके दे देगा। फिर भी क्लास करने का फायदा क्या है? ऑडियो विजुअल मेमोरी की अपनी ही बात है। See, another body which is, as I keep on saying, these bodies are important because they are somehow in news. अभी इसके बारे में भी न्यूज़ थी कि this is an office which is particularly vulnerable for the vulnerable group because it is for persons with disability. We call them as what? PWD. Now, disability can be mental, it can be physical, it can be any problem in the, you can say, your bodily or mental functioning. So, you have got persons with disability. So there is a पूरा का पूरा office to take care of their rights, their needs, and that office is Chief Commissioner for Persons with Disability. इस ऑफिस का नाम है Chief Commissioner for Persons with Disability. ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है क्योंकि ये कोर्ट तो नहीं है, मगर इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। आपको समन करने की पावर है, डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की पावर है। तो सिविल कोर्ट की पावर है मगर खुद कोर्ट नहीं है, इसलिए क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो ठीक है। सवाल ये है कि आपने इसको बनाया क्यों था? ये जो ऑफिस बना था, ये बना था अंडर पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 1985 और पार्लियामेंट ने लॉ पास किया था। क्यों पास किया था? क्योंकि इंडिया ने एक पर्टिकुलर कन्वेंशन पे साइन किया था, उसे ज्वाइन किया था, उसके टर्म्स को माना था, और वो कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। तो इस कन्वेंशन को रेटिफाई करने की वजह से इंडिया की कुछ ऑब्लिगेशन बनती थी कि आप स्पेशल बॉडी बनाइए ताकि वो बॉडी पीपल विद डिसेबिलिटी के राइट्स का मॉनिटरेशन करेगी कि भाई क्या वो राइट्स उनको मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है उनके राइट्स को इम्प्लीमेंट कराने के अंदर, या कोई स्पेशल कंप्लेंट भी डालता है कि भाई जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जो आप कह सकते हैं कि जो मेंटली अनस्टेबल है या मेंटली कोई डाउन सिंड्रोम के केसेस हैं या कुछ भी कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जो जिससे आप डिसेबिलिटी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, कोई कंप्लेंट है उनके राइट्स के वायलेशन को लेकर, तो ये कंप्लेंट भी ये लोग रिसीव कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस लॉ में बनाया गया था? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, और इस एक्ट के बाद 1998 से ये ऑफिस काम करने लगा। अभी ये न्यूज में किस लिए है? क्योंकि पिछले 5 साल से, फॉर द लास्ट 5 years एंड मोर, दिस पर्टिकुलर ऑफिस इज वैकेंट। यहाँ पर अभी तक रेगुलर फुल टाइम अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, एडिशनल चार्ज देके काम चला रहे हैं, बट चीफ कमिश्नर ऑफिस का अभी तक वैकेंसी बनी हुई है, इसलिए न्यूज में भी थी। अब आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया अभी आपको कि इसका फंक्शन वही है कि इट विल इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी। अभी मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत कोई बड़ी बिल्डिंग है, मगर वहां पे आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया है कि वहां पे पीपल विद स्पेशल नीड दे कैन यूज पब्लिक टॉयलेट्स। तो टॉयलेट तो बना दिया मगर उनके लिए रैंप नहीं बनाया, या उनको गाइड करने के लिए, जो ब्लाइंड लोग हैं उनको गाइड करने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दीज राइट्स विच आर अवेलेबल टू द पीपल विद डिसेबिलिटी। तो ये कंप्लेंट जाके की इनको की जा सकती है और वो फिर डायरेक्शन इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, खुद पनिशमेंट नहीं देंगे। मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी। जो पूरा लॉ बना हुआ है फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल विद डिसेबिलिटी, इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कितना स्मूथ हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये देखना भी इनका काम है। मेंबर टोटल 3 है, वन इज द चीफ कमिश्नर एंड अदर आर द 2 कमिश्नर। जैसे इलेक्शन कमीशन में होता है, एक चीफ कमिश्नर है और 2 कमिश्नर है। अब यहां पर जैसे मैंने बोला आपको, किसी भी कमीशन में कोई अगर पिक्यूलियर टर्म एंड कंडीशन है तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे लोकपाल के केस में बोला कि भाई मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। अब मिनिमम एज भी होती है, ये बात अनलेस आपने पढ़ी हो आपको पता नहीं होगी, बट ये पिक्यूलियर पॉइंट था, एक अलग पॉइंट था जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। 45 ईयर्स मिनिमम एज फिक्स करी हुई है, पिक्यूलियर पॉइंट था ना। सारी बॉडी की सारी बातें जानना जरूरी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, मैं साफ बताता हूँ आपको, याद भी नहीं रहेगा आपको। मगर किसी बॉडी में अगर कुछ बहुत पिक्यूलियर है या वो बॉडी न्यूज में थी, कंट्रोवर्सी में थी, तो उस बॉडी के बारे में सारी बातें जानना जरूरी बन जाता है एग्जाम के लिए। फिर भी अगर वो ऐसा कोई सवाल करेगा जहां 3 स्टेटमेंट दे दिए, 2 स्टेटमेंट आपको पता है उस बॉडी के बारे में, तीसरी नहीं पता, तो चांस लेना ही पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते यार 2-3 स्टेटमेंट पूछी है नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स के बारे में, मुझे 2 तो कंफर्म्ड पता है, क्लास में पढ़ा था, ये तीसरा पॉइंट तो मैंने सुना ही नहीं।
यहाँ पे आपको चांस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अगर आप इस डेप्थ पे हर बॉडी को याद रख पाएंगे, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और फिर मान लीजिए आपने सारी बॉडी रट भी ली, तो आपका सारा टाइम एनर्जी खा जाएगा, बाकी की पढ़ाई आप कब करेंगे? तो बी स्मार्ट व्हेन यू प्रिपेयर। डेप्थ के साथ ब्रेथ को भी आप साथ में लेके चलिए। सारी इंफॉर्मेशन किसी को अवेलेबल नहीं होती, कुछ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कुछ को आप अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। एलिमिनेशन का यूज भी कीजिए। यहां पर कमिश्नर है, उसका टेन्योर ऑफिस में है 3 साल या 65 साल। अभी हमने देखा था कमीशन फॉर वुमेन में भी यही था। चेयरपर्सन का जो टेन्योर है वो है 3 साल ऑफिस में या 65 साल की उम्र, जो पहले आ जाए। और बाकी के जो कमिश्नर है वो 3 साल की उम्र, 3 साल ऑफिस में या 60 साल। अब ये जो एनॉमली है, ये जो डिफरेंस है, याद रखने वाला है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मैक्सिमम 2 टर्म के लिए आप ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। ये बात हर जगह नहीं मिलेगी आपको, ऐसा कैप यहां लगा है। अगर आप इसके मेंबर है, चीफ कमिश्नर है, मैक्सिमम 2 टर्म आपको मिल सकती है इन द ऑफिस, उससे ज्यादा नहीं। और ये जो पूरा ऑफिस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है। द पेरेंट मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस। होपफुली दिस सेशन बेनिफिटेड यू। कुछ बेनिफिट आपको इस सेशन से जरूर मिला होगा, बट मेरा काम यहाँ सिर्फ खत्म नहीं हो जाता ये बोल के कि हाँ ये सेशन खत्म हो जाता है। मेरा काम आपको ये बताना भी है कि नॉलेज इज अनलिमिटेड। आज क्लास खत्म होने के बाद कल को 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1-2 महीने, 6 महीने बाद भी कोई बॉडी न्यूज में आती है जो इन बॉडी से अलग है, जो क्लास में हमने डिस्कस करी है, तो ये आपका काम बनता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए। नॉलेज के पीछे भागते रहना नहीं है, मगर आपको अगर ये रूल ऑफ थंब पता है कि जो जो चीज न्यूज में रही है उसका आने का चांस एग्जाम में बन जाता है। अब वो क्लास में हो गई है, होने के चांसेस पूरे हैं। बाई चांस कोई 1 या 2 ऐसी चीजें हैं जो क्लास में जब तक आप क्लास कर रहे थे तब तक वो नहीं हुई थी, बाद में हुई है, तो उसे आप करंट अफेयर्स के सोर्सेज से कवर कर सकते हैं। दिस वे यू कैन टेक केयर ऑफ द मैक्सिमम इवेंचुअलिटीज फॉर द एग्जामिनेशन। और वही सब करके भी जाते हैं जो पास भी होते हैं, उन्हें हर चीज की खबर हो ये भी जरूरी नहीं है, वो हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार हो ये भी जरूरी नहीं है। हाँ, ज्यादातर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार होकर आपको जाना पड़ेगा। और अपने आप पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन का लोड मत लेके जाइए। परफेक्शन की उम्मीद नहीं करनी है, बेटरमेंट की उम्मीद करनी है। जो आप कल थे उससे बेटर आज आप हो, और हर दिन आप बेटर होते जा रहे हो। यू रीच योर गोल वेल। On this note, I extend my sincere thanks to all of you for having being a witness to this particular class, particular session. Stay blessed, stay happy. Thank you very much. Good luck to all of you.